हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है। इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इट्स यूज इन द वाइडर सेंस। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? देखिए स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी एक पॉलिटिकल फ्रंटियर है। कंट्री की पॉलिटिकल फ्रंटियर को डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं इंडिया का मैप बनाया हुआ है। ये इंडिया की जो बाउंड्री है, ये जो टेरिटरी है, वही बाउंड्री के अंदर जो भी पार्ट आता है, एरिया आता है, वो इंडिया का कहलाया जाता है। इस बाउंड्री के बाहर जो भी पार्ट है वो अदर कंट्रीज़ का होता है। सपोज़ यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चाइना है, यहाँ नीचे श्रीलंका है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो पार्ट है जहाँ तक का इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर है। जैसे मोदी जी अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस बाउंड्री के अंदर के ही हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है वो इस टेरिटरी के अंदर का ही है, तो इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। ओके, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब वो सीखेंगे तो वहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट हमारे लिए यूज़फुल होगा। आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट थिंग इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज। कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट ओन्ड और ऑपरेटेड जो हमारी ही कंट्री का होगा और हमारी ही कंट्री के रेजिडेंट उन्हें ऑपरेट करेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आया जाएगा। सपोज इंडियन एयरवे, इंडियन एयरवे का कोई प्लेन है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में उड़ रहा है, तो क्योंकि वो इंडियन एयरवे का था और इंडिया और यूएसए के बीच में उड़ रहा है, तो वो उसे कोई इंडिया का ही पर्सन चला रहा होगा या पायलट चला रहा होगा, तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सिंगापुर एयरवेज का अगर कोई प्लेन है, सिंगापुर एयरवेज, और वो फ्लाई हो रहा है इंडिया से यूएसए के बीच में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो प्लेन है वो सिंगापुर एयरवेज का है, इसलिए वो सिंगापुर के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो यहाँ पर अभी मैंने प्लेन की बात करी, यहाँ पर अब शिप्स की भी ऐसी बात हो सकती है। तो शिप और एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ही होने चाहिए। सेकेंड थी फिशिंग वेसल्स, oils, natural rigs, and floating platform operated by the resident of a country in the international water bodies where they have exclusive rights of operation। अब आपको पता है कि हमारे साउथ साइड में, नीचे की साइड में यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशन आते हैं। तो कुछ पार्ट तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ की बात करूँ, अगर वहाँ पर हमारे कोई शिपिंग वेसल चला गया, या वहाँ पर हमने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लगा दिए, या वहाँ पर हमने अपने ऑयल रिग्स लगा दिए जहाँ से हम नीचे से ऑयल निकाल रहे हैं, तो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ में हैं और उन प्लेटफॉर्म का हमारे पास राइट है, तो वो जो होगा वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जो भी वहाँ से चीज़ें निकलेगी तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करी जाएंगी। ओके, तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अगर हमारे ही कंट्री के रेजिडेंट उसको ऑपरेट कर रहे हो और उनका हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट हो, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अच्छा, और क्या आएगा? एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड एब्रॉड। सपोज करते हैं इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर की कंट्री में है, यूएसए में। यूएसए में अगर कोई इंडियन एम्बेसी है तो वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगी, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। एम्बेसीज क्या होती हैं आपको पता होगा। फॉरेन कंट्री में अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पर उसको कोई परेशानी या दिक्कत हो तो वो इंडियन अब उसी कंट्री के एम्बेसी में जाके संपर्क करेगा, क्योंकि वहाँ तो उसे कोई समझेगा नहीं, यूएसए वाले तो उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। तो अगर इंडियन कोई पर्सन यूएसए जाता है तो अगर उसे वहाँ कोई दिक्कत होती है या कोई कंफर्मेशन उसे लेना है तो वो इंडियन एम्बेसी से संपर्क करेगा। तो यूएसए में अगर कोई इंडियन एम्बेसी है तो हमारी कंट्री की एम्बेसी अगर जिस जिस कंट्री में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी अंदर ही आएगी। ओके, अब हम सीखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। फर्स्ट इज
एम्बेसीज कंसुलेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री का एम्बेसी कंसुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। सपोज करते हैं दिल्ली के यहाँ पर यूएसए की एम्बेसी है, तो दिल्ली में क्योंकि यूएसए की एम्बेसी, अब यूएसए की एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सपोज कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता, यूएसए के मिलिट्री फोर्सेस इंडिया में आके प्रैक्टिस कर रहे होते, तो उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ पर है लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो यूएसए के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो किसी फर्दर कंट्रीज़ की अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, एम्बेसीज कंसुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो वो फॉरेन कंट्री में ही आएंगी, हमारे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगी। वैसे अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई बाहर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर या कोई भी कंपनी उन्होंने हमारी कंट्री में खोल रखी है, ब्रांच खोल रखी है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होगा। सपोज यूएनओ एंड डब्ल्यूएचओ, तो सपोज यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर अगर हम बोलते हैं कि दिल्ली में है, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी की दिल्ली में वो नहीं आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो यूएसए का है, इसलिए वो उसे यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट करा जाएगा। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो सिंपल सी बात ये जाननी है आपको कि जो चीज़ हमारा है और हमारे ही द्वारा ओन किया है तो वही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, लेकिन जो चीज़ बाहर वालों का है और बाहर वाले आकर उसे ओन कर रहे हैं तो वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा जिसके वो हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को हम रीड करते हैं जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्डिनली रिजाइड्स इन द कंट्री, जो कंट्री में ही रहती है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिनका सेंटर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर भी उसी कंट्री में लाए करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही कमाते हैं और इंडिया में ही जो स्पेंड करना होता है इन्हें, इंडिया में ही प्रॉपर्टी लेते हैं, इंडिया में ही अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, कमाते हैं, खर्चा यहाँ पर ही करते हैं और यहाँ ही रहते हैं, तो मिस्टर ए को हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। एक और एग्जांपल, एक मिस्टर बी हैं जो कि बाहर से घूमने इंडिया आए हैं, तो खाली ये घूमने के पर्पज से इंडिया आए हैं, कमाते यहाँ नहीं हैं, बस आके यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं और बस घूमे आए और चले गए, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल है या वो इंस्टीट्यूशन है, वो ऑर्डिनली रिजाइड्स इन द कंट्री, जो कंट्री में ही रहता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाया करता है। देखिए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि जो उसकी इनकम है वो इसी कंट्री के अंदर हो रही हो और जिसका एक्सपेंडिचर हो वो भी उसी कंट्री के अंदर हो रहा हो। ओके, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर कौन कौन से लोग नहीं आते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है यहाँ घूमने के पर्पज से या मेडिसिन के पर्पज से, कोई बाहर के, आपको पता ही होगा कि हमारे एम्स में बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं अपने चेकअप कराने के लिए, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आएंगे। वैसे ही अगर कोई फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, तो कोई भी एम्बेसी, अगर इंडिया में किसी बाहर कंट्री की एम्बेसी है तो वहाँ पर जो वर्कर होंगे तो वो भी बाहर कंट्री के ही होंगे, कोई ऑफिशियल्स हैं, कोई डिप्लोमेट्स हैं या कोई आर्म फोर्स के मेंबर्स बाहर कंट्री के अगर इंडिया में आए हैं अपने काम के लिए तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ या डब्ल्यूएचओ, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आएगी ही नहीं, साथ साथ उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। ओके, साथ साथ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, कुछ कुछ ऐसे वर्कर हो सकते हैं जो एक टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जैसे क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल्स के, या कमर्शियल ट्रैवलर्स हो गए जो अपने बिजनेस से रिलेटेड के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, या सीजनल वर्कर हो गए, पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड दैट देयर स्टे इज़ लेस देन 1 ईयर। बस ये होना चाहिए कि यहाँ पर उन्हें 1 साल से कम तक का ही स्टे होना चाहिए। अगर वो 1 साल से कम तक ही रह रहे हैं इंडिया में तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे, लेकिन अगर 1 साल से वो ज़्यादा रह रहे हैं तो फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट में आ सकते हैं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा रहने में वो उनका कमा भी यहीं रहे हैं और खर्चा भी यहीं कर रहे हैं, तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। 1 साल से कम के टाइम पीरियड में अगर जो आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। ओके, वैसे ही साथ साथ बॉर्डर वर्कर्स भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल
बहुत आसपास हैं। तो नेपाल के कुछ वर्कर्स इंडिया में काम करने आते होंगे सुबह और शाम को वापस से नेपाल लौट जाते होंगे। तो क्या ये जो बॉर्डर क्रॉस करके वर्कर आए, तो क्या ये नेपाल के लोग इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? नहीं, ये बस काम के पर्पस के लिए आए और रात में रहने के लिए अपने ही वहाँ जाते हैं। तो बॉर्डर वर्कर्स भी नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप के बारे में। देखिए, सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, बाय लॉ ये आपको मिल जाता है। रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, अभी हमने पढ़ा कि रेजिडेंट कौन है। ओके, तो ये इनकम के हिसाब से होता है। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑटोमेटिकली गेट द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है उसे अपने आप ही इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इफ़ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, कि कोई माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो बाहर घूमने गए थे, उनका बच्चा बाहर हो गया, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। इफ़ अ पर्सन बॉर्न इंडिया सिटीजन, लेकिन वो इंडियन लॉ के अंदर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इफ़ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, लेकिन अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया में अप्लाई कर सकता है फॉर सिटीजन इन द इंडियन लॉ। ओके, रेजिडेंटशिप के लिए क्या होना चाहिए? रेजिडेंटशिप के लिए एन इंडिविजुअल मस्ट बी एन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। किसी भी कंट्री का अगर कोई भी बंदा नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो उसी कंट्री का क्या हो जाएगा? रेजिडेंटशिप उसे मिल जाएगी। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, क्या सेम पर्सन एक कंट्री का सिटीजन और दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया, एक चाइनीज इंडिया में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट तो हो जाएगा इंडिया का। अब नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा तो उसके पास रेजिडेंटशिप हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो चाइनीज था, पैदा कहाँ हुआ होगा? चाइना में हुआ होगा, तो सिटीजनशिप उसके पास चाइना की होगी। तो एक सेम पर्सन किसी एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है और दूसरे कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है। जहाँ वो कमा रहा है, जहाँ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो वहाँ का रेजिडेंट हो जाएगा। जहाँ वो पैदा हुआ है वो वहाँ का सिटीजन हो जाएगा। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज हम इतना ही समझेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स के बीच में डिफरेंस जानेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।